welcome to Noka Digital Institute, starting with quick revisions, or I can say rapid revision of Negotiable Instrument Act 1881. अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने चैप्टर को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। वो चैप्टर को हिस्सों में डिवाइड करना, वो सारे के सारे पार्ट्स पढ़े, उससे पहले सीक्वेंस याद रख लो कि अगर आपको ये चैप्टर को पढ़ना है तो आपके सीक्वेंस में कैसे पढ़ोगे। पहले एमटीपी आरटीपी पास्ट पेपर्स के सारे क्वेश्चंस, जिसमें मोस्ट ऑफ टॉपिक आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ कवर होगा। सेकेंडली, नौका की बुक के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। थर्ड, नौका की थियोरी क्वेश्चंस, और आई कैन सी या तो अगर आपको आईसीआई के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिखने तो वो पहले, उसके बाद नौका की बुक के आपकी थियोरी क्वेश्चंस। मॉड्यूल को अभी रेफर नहीं करोगे चलेगा, आपके पास एक वीडियो लेक्चर हमारे नौका के ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, वो वीडियो लेक्चर एक बार रेफर कर लोगे, पूरा मॉड्यूल उस टाइम पे एक बार हो जाएगा। बाकी आप इस सीक्वेंस में उसको पढ़ोगे तो चलेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को समझने के लिए मैंने कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला, कितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स है और वो इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बहुत सिंपल सा प्रोविजन है जिसको हम फटाफट से रेफर करेंगे बाद में। पहले दूसरा आता है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वो कितने प्रकार से बन सकते हैं। उसके बाद थर्ड इज कंसीडर्ड एज टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, अगर इस इंस्ट्रूमेंट को किसी और को एंडोर्स किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है तो कितनी तरीके से कैसे हो सकता है। तीसरा आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब कंसेप्ट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके बाद बारी आती है पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उसके रिलेटेड मैटर्स, ऐसे एस्पेक्ट रिलेटेड विद चेक, जिसमें कुछ अमेंडमेंट वाले प्रोविजंस है वो भी डिस्कस करने। फिर बात आती है प्रेजेंटमेंट, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। लास्ट में आता है मिसलेनियस प्रोविजंस, जिसको हम शायद यहाँ पे रेफर करते जाएंगे आगे। स्टार्ट करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक में। सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे मैं डिवाइड करती हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन नंबर 13 में बोल के रखा है, इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा नोट्स दैट इज प्रॉमिसरी नोट्स, एंड तीसरा उन्होंने बताया हुआ है चेक। ये 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे कंसीडर कर रहा है, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे कंसीडर कर रहा है। ये तीनों चीजों के बारे में अगर कहीं पे प्रोविजन होगा तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जब जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज किया जाए तो इन तीनों के बारे में मेंशन किया गया होगा। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक के अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को भी नेगोशिएबल बोला हुआ है, बट वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के हिसाब से नेगोशिएबल है, नॉट विद आवर एक्ट। हमारे एक्ट में तो जब जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वर्ड यूज किया, हम सिर्फ किसको गिनेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। चलो ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं इसको समझना। सबसे पहले तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहा जाता है, तो पहले तो बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन देखिए। प्रॉमिसरी नोट के बारे में बोला जाता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल मतलब फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं हो, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट ना हो, वैसी अंडरटेकिंग को बोला जाता है अनकंडीशनल। अंडरटेकिंग मतलब अश्योरेंस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली मतलब सिर्फ पैसा पे करना है, और वो भी क्या साथ में सर्टेन सम, मतलब सिर्फ मनी की टर्म्स में होना चाहिए, पार्टली कैश पार्टली टाइम ना चले, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट ना चले, सिर्फ डेट का एक्नॉलेजमेंट किया कि मैं पे कर दूंगा, नहीं, कब पे करेगा उसका अश्योरेंस होना चाहिए। एंड चौथा, अगर कोई जगह पर मैं बात करूं तो पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, तो कितना पैसा है वो भी सर्टेन होना चाहिए, to the particular person or to the order of a particular person or to the bearer of instrument। bearer of instrument लिखा तो है, पर प्रैक्टिकल एक्ट में bearer promissory note इश्यू करने का पावर हमारे पास नहीं है। वो पावर यहाँ पे हमारी कंट्री में आरबीआई के पास रिजर्व। उसके बाद बारी आती है प्रॉमिसरी नोट्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने बताया कि वो राइटिंग में होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, अनकंडीशनल इवेंट पे डिपेंडेंट ना चाहिए। कोई बोले कि आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू यू ऑन मैरिज ऑफ दिस पर्सन, नहीं चलेगा, इट शुड बी कंसीडर्ड एज अनकंडीशनल, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सेम विद बिल ऑफ एक्सचेंज, इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जहां पे कोई पर्टिकुलर पर्सन ऑर्डर दे रहा है कि यस मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, इस पर्टिकुलर पर्सन को या मुझे इतने टाइम बाद इतना पैसा पे कर देना, तो इट इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज। और चेक, चेक के बारे में बोला जाता है चेक एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, पर ये जो चेक है वो इस तरीके से अलग है कि चेक इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। दूसरा, चेक में हमेशा ड्रॉई कौन होगा, तो बैंक होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज किसी पे भी ड्रॉ किया जा सकता है, चेक हमेशा किस पे ड्रॉ होगा, बैंक के ऊपर, मतलब चेक में हम हमेशा किसको ऑर्डर देने वाले हैं, किसी पर्टिकुलर बैंक, राइट।
Now when I talk about the amount of check, तो ये चेक का एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट भी है जो इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, किसी में क्रॉसिंग का एस्पेक्ट है ही नहीं, पर जबकि चेक में अगर मैं बात करने चाहूँ तो ये सेल्स एस्पेक्ट ऑफ क्रॉसिंग। अगर कोई चेक के ऊपर ऐसे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड पे अपर एंड कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दे तो उसको बोला जाता है क्रॉसिंग। अब ये क्रॉसिंग को यहाँ पे डिफाइन किया है कि ड्राइंग टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस ऑन अपर हैंड कॉर्नर ऑफ चेक, इट इज नोन एज अ क्रॉसिंग ऑफ चेक। अब ये चेक क्रॉस होने से उसकी इफेक्ट क्या? क्या चेक किसी ने क्रॉस किया तो वो ट्रांसफरेबल नहीं रहेगा? आंसर इज नो। क्रॉसिंग हुआ है तो भी चेक ट्रांसफरेबल तो रहता है। क्रॉसिंग सिर्फ एक ही चीज डिसाइड करता है कि अगर कोई चेक को क्रॉस किया गया है तो वो चेक का पेमेंट रिसीव करने का अधिकार सिर्फ किसी बैंक का है। मतलब जब भी कोई चेक क्रॉस करने के दौरान ये दो लाइंस ड्रॉ करता है ना, तो वो ड्रॉ करने वाला पर्सन एक लेवल पे ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है टू द पेइंग बैंक और आई कैन से ड्रॉइंग बैंक कि इसका पैसा सिर्फ किसी बैंक को देना, इसका पैसा काउंटर पे कैश मत देना। मतलब दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइंस, पेमेंट चेक का कैसे कलेक्ट होगा उसको डिफाइन कर रहा है। आज किसी ने ये दो लाइंस ड्रॉ की तो वो पर्टिकुलर पर्सन ऐसा बोलता है कि भाई इसका पैसा सिर्फ किसी बैंक को दिया जाएगा। मतलब क्रॉसिंग डज नॉट अफेक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चेक बट इट डिटरमाइंस द मैनर इन व्हिच द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड। ये क्रॉसिंग जो है ना उसके चार तरीके हैं। एक ऐसा जनरल क्रॉसिंग जिसमें हमने दो लाइंस तो ड्रॉ कर दी पर उसके अंदर कुछ नहीं कहा, मतलब हमने इंस्ट्रक्शन तो दिया है कि इसका पैसा किसी बैंक को देना, पर कौन सी बैंक कुछ बताया नहीं है। दूसरा होता है स्पेशल क्रॉसिंग। आज मैंने ये दो लाइंस ड्रॉ की और उसके अंदर यूको बैंक लिख दिया, तो मतलब मैंने ये बोला तो है कि इसका पैसा किसी बैंक को देना और वहां पे भी कौन सी बैंक, तो यूको बैंक को क्लियरली बता दिया। मतलब मैंने जिस बैंक के ऊपर चेक ड्रॉ किया उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसका पैसा सिर्फ किसी बैंक को देना और उसमें भी कौन से बैंक को देना है, तो यूको बैंक को, वो भी क्लैरिफाइड है। थर्ड, मैंने जब चेक क्रॉस किया तो मैंने ये चेक को क्रॉस किया है उस टाइम पे, कैन आई से थर्ड क्रॉसिंग जो प्रैक्टिकल लाइफ में है, कानूनी तौर पे इसका कोई मेंशन नहीं है, अकाउंट पे क्रॉसिंग। अब अकाउंट पे क्रॉसिंग का मतलब क्या? तो जनरली ये जब क्रॉस करते हैं ना तो हम पेइंग बैंक को डायरेक्शन देते हैं कि इसका पैसा सिर्फ किसी बैंक को देना। बट जब ये क्रॉस करने के अंदर हम अकाउंट पे ही लिखते हैं तो अकाउंट पे लिखने के टाइम पे हम कलेक्टिंग बैंक को भी बोलते हैं। पेइंग बैंक को तो दो लाइन ड्रॉ करके बोल दिया कि इसका पैसा सिर्फ किसी बैंक को देना, पर बैंक को दिया तो जिस कलेक्टिंग बैंक ने रिसीव किया ना वो कलेक्टिंग बैंक को भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि इसका पैसा न सिर्फ पेइंग के अकाउंट में जमा करना, इसका पैसा कैश काउंटर पे मत देना। फोर्थ क्रॉसिंग, इट इज नोन एज नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। फोर्थ क्रॉसिंग, इट इज नोन एज नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अब नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग की वजह से क्या चेक ट्रांसफरेबल नहीं रहता? आंसर इज नो। ट्रांसफरेबल तो रहता है पर वो नेगोशिएबल नहीं रहता। अब आपको पता होना चाहिए ट्रांसफरेबल और नेगोशिएबल का डिफरेंस क्या। तो ट्रांसफर में नॉर्मल रूल होता है कि जो टाइटल ट्रांसफरर का है वही टाइटल ट्रांसफरी को मिलेगा, राइट। बट जब मैं नेगोशिएबल की बात करती हूँ तो नेगोशिएबल कोई चीज हो तो नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफर विद गुड टाइटल। जो बोनाफाइड परचेजर को वैल्यू, अगर कोई बोनाफाइड परचेजर वैल्यू के साथ उसको एक्वायर कर रहा है तो उसको कौन सा टाइटल मिलेगा? तो अच्छा टाइटल मिलेगा। मतलब यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ नेगोशिएबल की तो ट्रांसफरर का टाइटल खराब भी हो, ट्रांसफर ने गुड फेथ में कंसिडरेशन देके रिसीव किया तो उसको अच्छा टाइटल मिलता है। बट अगर कोई चेक नॉट नेगोशिएबल है, अगर कोई चेक के ऊपर नॉट नेगोशिएबल मार्किंग है तो वो चेक ट्रांसफरेबल तो रहेगा पर वो सेम टाइटल प्रोवाइड करेगा एज दैट ऑफ द ट्रांसफरर। मतलब वो चेक ट्रांसफरेबल है पर वो जो बेटर टाइटल ट्रांसफरर का जो टाइटल है उससे भी अच्छा टाइटल ट्रांसफरी को मिलता है, वो वाला क्राइटेरिया खत्म हो जाता है। मतलब अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है तो वो चेक ट्रांसफरेबल तो है पर वो सेम टाइटल प्रोवाइड कर रहा है एज दैट ऑफ ट्रांसफरर टू द ट्रांसफरी। ठीक है, ओके। ये क्रॉसिंग ऑफ चेक के बाद अब बात आती है कि चलो हमने बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप देख लिए। नाउ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब चेक की डेफिनेशन की एक और एस्पेक्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लो वापस से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। याद है तो चेक की डेफिनेशन में एक चीज इंक्लूड की गई थी, ट्रंकेटेड इमेज ऑफ truncated image or I can say truncated check and दूसरा था check in electronic form. Yes,
अब ये दोनों क्या था, तो ध्यान से सुनना। अगर आज मैंने कोई फिजिकली चेक लिखा, चेक फिजिकली लिखा गया है, क्लियरिंग हाउस में क्लियरिंग की प्रोसेस के अंदर उसको स्कैन कर दिया और उसकी इमेज जनरेट कर दी, ताकि फर्दर सब्स्टिट्यूट हम कागज को ना करें, हम वो इमेज को करें। मतलब एक्चुअल फिजिकल चेक की स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट की, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक। चेक फिजिकली लिखा गया था, इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट की गई है, जस्ट उसका जो ट्रांसफर है वो इजी रहे उसके लिए, फर्दर फिजिकल मूवमेंट्स को रोकने के लिए। जबकि कोई चेक ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ तो क्या होगा, चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसका मतलब है कि ये चेक लिखा भी कैसे गया होगा, इलेक्ट्रॉनिकली, साइन भी कैसे किया गया होगा, इलेक्ट्रॉनिकली। ये दो चीजें चेक की डेफिनेशन में ऐड हुई थी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो हम लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो उसका जो बेसिक वीडियो लेक्चर था उसमें टाइप्स के रिलेटेड मैंने चार्ट ड्रॉ किया और वो चार्ट आपको इजीली याद आ जाए वैसा था। मैं वो चार्ट को पूरा का पूरा भी याद नहीं करवाऊंगी, यहाँ पे ड्रॉ करने में टाइम जाएगा, इजीली याद कर। पैसा किसको मिलेगा उसके बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट के दो टाइप्स। पहला बैरर, किसी का नाम नहीं लिखा है, मतलब जो भी इस इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी पीरियड पे बैर कर रहा हो, किसी का भी नाम नहीं लिखा, जो भी पर्सन मैच्योरिटी पीरियड पे इस इंस्ट्रूमेंट को बैर कर रहा होगा उसको पेमेंट मिल जाएगा, तो इसको बोला जाता है बैरर इंस्ट्रूमेंट। और अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा है, हाँ एक बात याद रखना, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा है बट ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है जो उसको फर्दर एंडोर्स करने से प्रोहिबिट करे। अगर मैंने ऐसा लिखा है आई ऑर्डर यू टू पे मिस्टर बी दिस मच अमाउंट, चलेगा क्योंकि मैंने बोला मिस्टर बी को पे करो। अब मिस्टर बी अगर फ्यूचर में उसको एंडोर्स करना चाहते तो क्या कर सकते हैं, आंसर इज यस। पर अगर मैंने ऐसा लिखा आई ऑर्डर यू टू पे मिस्टर बी ओनली दिस मच अमाउंट, तो क्या चलेगा, आंसर इज नो। सिर्फ मिस्टर बी को पे करना ऐसा लिखा है तो मैंने मतलब मिस्टर बी का फर्दर एंडोर्स करने का राइट रिस्ट्रिक्ट किया, दैट मींस ये इंस्ट्रूमेंट ही नेगोशिएबल नहीं रहा। इसीलिए पेमेंट किसको मिलेगा उसके बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स है, पहला बैरर एंड ऑर्डर, पे के बेसिस पे बैरर एंड ऑर्डर, किसी का नाम लिखा है पर कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है जो उसके फर्दर एंडोर्समेंट को प्रोहिबिट करे तो वो ऑर्डर। किसी का भी नाम नहीं लिखा, मैच्योरिटी पीरियड पे जो भी इंस्ट्रूमेंट को बैर कर रहा है उसको पेमेंट मिल जाएगा, तो वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बोला जाएगा बैरर। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। नेशनैलिटी के बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट के दो टाइप्स है, इनलैंड एंड दूसरा आता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। Now what is the meaning of inland and foreign instrument? तो inland instrument के लिए तीन कंडीशन थी, एक कंपल्सरी थी, मेक इन इंडिया, दैट इज ड्रॉन इन इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया है, एंड आइदर पेएबल इन इंडिया है और ड्रॉन ऑन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन तीनों में से पहली कंपल्सरी कंडीशन, ये दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, इनमें से कुछ भी अगर मिसिंग है तो उसको माना जाएगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। देन टाइम फॉर पेमेंट, पेमेंट कब मिलेगा उसके बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था। पहला, अगर कोई टाइम मेंशन ही नहीं है, जब डिमांड करो तो पेमेंट मिल जाएगा तो वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट, और कोई टाइम पीरियड मेंशन है, वो टाइम पीरियड खत्म ना हो तब तक पेमेंट नहीं मिलता तो उसको बोला जाता है टाइम इंस्ट्रूमेंट। जब डिमांड करो तो पेमेंट मिलता है तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट, मतलब टाइम मेंशन नहीं है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, जब भी डिमांड करो पैसा मिलेगा, या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिखा है या इवेंट लिखी है जो सर्टेन है तो उसके ऊपर पेमेंट अगर बेस्ड है तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं बात करूं बाद में टाइम इंस्ट्रूमेंट के बाद इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड टाइप्स में लास्ट अदर्स में एक आता था, दैट इज एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग। अब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंफ्यूजिंग है, खास ध्यान से सुनना, एम्बिगुअस मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंफ्यूजिंग है। अब इंस्ट्रूमेंट में कंफ्यूजन तीन तरीके से होता है, पर तीन में से एक ही कंफ्यूजन को एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा, बिकॉज बाकी की कंफ्यूजन का हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर इंस्ट्रूमेंट को मैं एम्बिगुअस बोलती हूँ तो पहला, अगर कोई जगह पे नेचर कंफ्यूजिंग है, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज समझे या प्रॉमिसरी नोट समझे, यही पता नहीं चल रहा, यही कंफ्यूजन है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाएगा एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। हाँ,
अगर एम्बिग्यूटी की बात करो तो बाकी भी बहुत सारी एम्बिग्यूटी हो सकती है, लाइक इंस्ट्रूमेंट में टाइम फॉर पेमेंट मेंशन नहीं किया गया तो उसको डिमांड मान लो, पेमेंट किसको मिलेगा वो पे का नाम मेंशन नहीं किया गया तो बैरर मान लो। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई चीज मिसिंग है तो उसका सॉल्यूशन है, अगर कोई अमाउंट मिसिंग है तो इंपोर्ट इंस्ट्रूमेंट है। अगर कोई जगह पे इंस्ट्रूमेंट में पेमेंट के लिए सब डिटेल्स परफेक्ट है पर सारी डिटेल्स परफेक्ट है इंस्ट्रूमेंट में, पर एक प्रॉब्लम है ना, जो अमाउंट है उसको वर्ड्स और फिगर्स में अलग अलग लिखा गया है तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोल सकते हैं कि भाई वर्ड्स वाली अमाउंट को कंसीडर कर लो। मतलब ऐसी कोई भी एम्बिग्यूटी है तो उसका सॉल्यूशन, और जिसका सॉल्यूशन है तो उसकी वजह से हम इंस्ट्रूमेंट को एम्बिग्यूअस नहीं मान सकते। इंस्ट्रूमेंट को एम्बिग्यूअस मानने का सिर्फ एक ही पर्पस है अगर नेचर कंफ्यूजिंग हो तो। दूसरा आता है इनकोड इंस्ट्रूमेंट। इनकोड इंस्ट्रूमेंट मतलब इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। इनकोड का मतलब होता है इनकम्प्लीट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कुछ इनकम्प्लीट है और मोस्ट ऑफ टाइम अमाउंट। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको हमने इनकम्प्लीट रखा और उस इंस्ट्रूमेंट में हमने एक लेवल पे उस इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड जो अमाउंट थी वो बाकी रखी, उसको हमने मैक्सिमम एक लेवल से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लाइक चेक है तो हमने लिख दिया अप टू दिस मच अमाउंट। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोटिस, स्टैम्प की जो वैल्यू है उससे हमने मैक्सिमम अमाउंट को डिफाइन कर दिया और प्राइमा फेसी बेसिस पे सामने वाले पर्सन को राइट दे दिया कि भाई तो इसको फिल अप कर। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाएगा? इनकोड इंस्ट्रूमेंट। फ्रेंड्स उसके बाद जब भी मैं बात करने जाऊँ टाइम इंस्ट्रूमेंट की तो टाइम इंस्ट्रूमेंट में मैच्योरिटी पीरियड को कैलकुलेट करने की बात आएगी। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म होने से पहले पेमेंट नहीं मिलने वाला तो उसका मैच्योरिटी पीरियड आएगा। और मैच्योरिटी पीरियड के लिए हमने बहुत सारी फॉर्मूला देखी। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट को पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के बाद पेबल है तो वो नंबर ऑफ डेज प्लस 3 days ऑफ ग्रेसिंग दैट इज थर्ड डे विल बी कंसीडर्ड एज मैच्योरिटी डे। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है 30 days आफ्टर डेट तो जिस दिन को बिल बना तब से प्लस 30 days प्लस थर्ड डे विल बी कंसीडर्ड एज मैच्योरिटी डे। किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर लिखा है 30 days आफ्टर साइट मतलब जब बिल आपके सामने साइट पे रखा प्रेजेंट किया उससे 30 days मतलब प्रेजेंट फॉर साइट प्लस 30 days plus third day will be considered as maturity day। एंड अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई पर्टिकुलर इवेंट के बाद कुछ दिनों के बाद पेमेंट था 7 days आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर एक्स तो डेथ ऑफ मिस्टर एक्स प्लस 7 days प्लस थर्ड डे विल बी कंसिडर्ड एज मैच्योरिटी डेज। और जो आप पे नंबर ऑफ डेज की जगह नंबर ऑफ मंथ्स होते तो हम उसी मंथ्स को कंसिडर कर लेते। और ये मेथड हमें याद आती है अगर कोई जगह पे मैच्योरिटी पीरियड है वो पब्लिक हॉलिडे तो नेक्स्ट सक्सीडिंग नहीं immediately next preceding business day will be considered as a maturity period। और अगर कोई sudden holiday है तो succeeding day मतलब next working day will be considered as maturity period। ये maturity period के calculation के related aspect हमने देखे हुए। अब इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स खत्म हो गए, अब हम बात करते हैं एंडोर्समेंट के टाइप्स। Now what are the types of endorsements under the negotiable instrument? अब टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट में सबसे पहले आता है, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करने जाऊं तो ब्लैंक एंडोर्समेंट। किसी भी पर्सन ने एंडोर्स करने के टाइम पे, अब ये एंडोर्समेंट की टाइप समझाओ ना उससे पहले एंडोर्समेंट होता क्या है उसके रूल्स क्या है वो ध्यान से समझ लेते हैं और फिर हम एंडोर्समेंट की टाइप्स को यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। आगे नाउ टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट को समझने से पहले एंडोर्समेंट समझते हैं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो बैरर है मतलब जिसमें किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा, मैच्योरिटी पीरियड पे जो भी इस इंस्ट्रूमेंट को लेके जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अगर मुझे आपको ट्रांसफर करना है तो मैं सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर कर सकती हूँ बिकॉज जिसके पास भी मैच्योरिटी पीरियड पे इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पेमेंट मिलने वाला है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को तो सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर किया जा सकता है। पर अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको ऐसा लिखा गया आई ऑर्डर यू टू पे मी दिस मच अमाउंट और दिस पर्सन दिस मच अमाउंट मतलब उस पर्सन का नाम लिखा है मतलब उसके अलावा तो पेमेंट नहीं मिलेगा। अब अगर मान लो ऐसा इंस्ट्रूमेंट मुझे किसी ने लिख के दिया है आई ऑर्डर यू टू पे चाइनीज दिस मच अमाउंट आफ्टर दिस टाइम और वो मेरे को मेरे डेटर ने दे के रखा है मतलब मुझे पेमेंट मिलने वाला है। अब अगर मुझे वो इंस्ट्रूमेंट आपको ट्रांसफर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एंडोर्स। मतलब अगर पैरेलल इंस्ट्रूमेंट है तो जस्ट बाय डिलीवरी एंडोर्स हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, नेगोशिएट हो सकता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको नेगोशिएट करने के लिए एंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों कंपलसरी है।
आज अगर मान लो किसी पर्सन ने सिर्फ एंडोर्स कर दिया और वो बिल रख दिया, डिलीवर नहीं किया और डिलीवरी से पहले उसकी डेथ हो गई, तो क्या ये बिल को ट्रांसफर नेगोशिएट करने का पावर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का है? आंसर इज नो। क्या वो बिल नेगोशिएट होकर सामने वाले पर्सन को राइट प्रोवाइड करेगा? आंसर इज नो। Endorsement and delivery of the instrument both are compulsory for transferring the ownership. So can I say endorsement की legal effect? पहले तो endorsement में parties कितनी तो दो, पहला endorser जो instrument को endorse कर रहा है, दूसरा endorsee जिसको instrument endorse किया गया। अभी endorser और endorsee जो दो parties हैं, उसके बाद endorsement की legal effect क्या? तो सबसे पहले endorsement की वजह से सबसे पहला aspect ये बनेगा ownership of the instrument will transfer। मैंने अगर आपको endorse कर दिया तो now you'll be considered as owner। And second, एंडोर्सर, अगर मैंने आपको बिल एंडोर्स किया है तो एक लेवल पे मैं पर्सनल लायबिलिटी इंकर करूंगी कि अगर ये बिल एंडोर्स होने के बाद डिसऑनर हो गया तो मैं आपके पास से उसका पैसा, आप मेरे पास से उसका पैसा रिकवर कर सकते हो। मतलब एंडोर्सर विल इंकर पर्सनल लायबिलिटी। दो चीजें बनेंगी, पहला because of endorsement the ownership will change, second the endorser will incur the personal liability। ये पहला आता है एंडोर्समेंट। दूसरा, अब एंडोर्समेंट अगर इंस्ट्रूमेंट का करना है तो क्वेश्चन है एंडोर्समेंट कितनी बार हो सकता है और कैसे हो? तो इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे आप सिग्नेचर करके एंडोर्स कर सकते हो। अगर कोई जगह पे एंडोर्समेंट की बात करने जाऊं तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स एंडोर्समेंट होगा? तो बोलते हैं n नंबर ऑफ टाइम। एंडोर्समेंट कितनी भी बार हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। पर कब तक एंडोर्समेंट परमिटेड है? तो बोले मैच्योरिटी पीरियड। अगर इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी पीरियड तक की बात करने जाऊं तो मैच्योरिटी पीरियड तक इंस्ट्रूमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स एंडोर्स हो सकता है। हाँ, मैच्योरिटी पीरियड के बाद नहीं। क्यों? तो मैच्योरिटी पीरियड के बाद अगर हमें पैसा मिल जाए डेटर के पास तो पैसा ही रिसीव करे बाय टू एंडोर्स, इसीलिए मैच्योरिटी पीरियड के बाद इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करने की बात आएगी नहीं। दूसरी बात, अगर एंडोर्समेंट करने के दौरान हमारा जो इंस्ट्रूमेंट का पीछे की साइड का ब्लैंक पेज है वो खत्म हो गया तो बोला जाता है एक ब्लैंक पेज आप अटैच कर सकते हो जिसको नाम दिया जाता है अलॉट। वो सारी चीजें आएगी। अब ब्लैंक एंडोर्समेंट की बात करते हैं। एंडोर्समेंट में सिग्नेचर करने वाला पर्सन पीछे सिग्नेचर कर रहा है सिर्फ अपनी, पर किसको एंडोर्स करके ट्रांसफर कर रहा है उसका नाम नहीं लिखा। ऐसा कोई भी एंडोर्समेंट जिसमें एंडोर्समेंट करने वाला पर्सन पीछे खुद की सिग्नेचर तो कर देता है पर किसको एंडोर्स कर रहा है उसका नाम नहीं लिखा, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे एंडोर्समेंट को बोला जाता है ब्लैंक एंडोर्समेंट। और ब्लैंक एंडोर्समेंट की लीगल इफेक्ट ये होती है कि ब्लैंक एंडोर्समेंट की वजह से इंस्ट्रूमेंट जो है वो बैरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज आज मैंने एंडोर्स तो कर दिया पर जिसको एंडोर्स किया वो नाम नहीं लिखा, तो जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसको मैच्योरिटी पीरियड पे पेमेंट मिल जाएगा, वो अपना नाम लिख के चला जाएगा। So एक लेवल पे ब्लैंक एंडोर्समेंट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रूमेंट इनटू बैरर। सेकंड आता है स्पेशल और फुल एंडोर्समेंट। अगर कोई ऐसा एंडोर्समेंट हुआ है जिसके अंदर एंडोर्स करने के टाइम पे साइन भी किया, नाम भी लिखा, पे टू मिस्टर बी, मतलब अब यहाँ पे मिस्टर बी का नाम भी लिख दिया। अब मिस्टर बी का नाम भी लिखा है तो मिस्टर बी को किसी और को एंडोर्स करना होगा तो खुद एंडोर्स करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा ट्रांसफर करने के लिए। तो ऐसे एंडोर्समेंट को क्या बोला जाएगा जिसमें सिग्नेचर के साथ साथ आप किसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम भी लिखा, तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाएगा, इस एंडोर्समेंट को क्या बोला जाएगा, स्पेशल और फुल। और ये एंडोर्समेंट की लीगल इफेक्ट क्या होगी पता है? तो ये एंडोर्समेंट की वजह से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था ऑर्डर ही रहेगा, पर बैरर इंस्ट्रूमेंट था ना तो भी वो किसमें कन्वर्ट हो जाता, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में। स्पेशल एंडोर्समेंट की वजह से इंस्ट्रूमेंट का नेचर कन्वर्ट हो जाता है ऑर्डर। थर्ड, इट इज कंसीडर्ड एज पार्शियल एंडोर्समेंट। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है से फॉर एग्जांपल ऑफ ₹10,000, मैं उसको एंडोर्स करने के टाइम पे लिखती हूँ पे टू दिस पर्सन ₹6,000, तो मैंने उसको एंडोर्स किया है फॉर पार्शियल अमाउंट, कुछ कम अमाउंट के। तो ये जो मैंने एंडोर्समेंट किया है इस एंडोर्समेंट को क्या माना जाएगा, पार्शियल एंडोर्समेंट। जनरली लीगल सेंस में ये एंडोर्समेंट को वैलिड नहीं माना जाता। पार्शियल अमाउंट के लिए एंडोर्स करना नॉर्मली वैलिड नहीं माना जाता, बट बोला जाता है कि अगर एंडोर्सी एज वेल एज एक्सेप्टर इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करने वाला पर्सन जिसको भी एंडोर्स कर रहा है वो पैसा रिसीव करने वाला पर्सन एंडोर्सी एंड एक्सेप्टर जो पे करने वाला है उनको अगर प्रॉब्लम ना हो तो ये वैलिड रहेगा, अदरवाइज नहीं। चौथा आता है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। अगर आज मैंने कोई बिल बनाया जिसमें मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिस्ट्रिक्ट किया कि तू इसको किसी और को एंडोर्स नहीं कर सकता, तो वो बिल वैलिड नहीं माना जाएगा बिकॉज वो नेगोशिएबल ही नहीं। पर आज मैंने इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल है, बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल है, ए ने बी को एंडोर्स किया है, मतलब वो नेगोशिएट होने की कैपेसिटी में है, बिल वैलिड है।
बी सी को एंडोर्स करने के टाइम पे लिखता है पे टू मिस्टर सी ओनली। अब उन्होंने क्या कर दिया, मिस्टर सी के एंडोर्स करने के राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सो कैन आई सी यहाँ पे पे टू मिस्टर सी ओनली वाला जो एंडोर्समेंट है उसकी वजह से मिस्टर सी इसको फर्दर किसी और को एंडोर्स कर पाएंगे नहीं, तो इस पर्टिकुलर एंडोर्समेंट को कौन सा एंडोर्समेंट माना जाएगा, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। फिफ्थ एंडोर्समेंट कंडीशनल एंडोर्समेंट। एक्चुअली कंडीशनल मतलब ऐसा एंडोर्समेंट जो फ्यूचर कंडीशन पे डिपेंडेंट है। अगेन बोलूंगी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट खुद कंडीशनल नहीं हो सकते, पर उनका एंडोर्समेंट कंडीशनल हो सकता है, तो आंसर इज यस। आज मान लो ए ने बी को बिल एंडोर्स किया, बी ने सी के पास से गुड्स खरीदे, उसके सामने बिल एंडोर्स करके तो दे दिया, पर बोला है कि जब आप गुड्स डिलीवर करोगे ना तभी आपको पेमेंट मिलेगा। मतलब पे टू सी ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स और ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब सी ने गुड्स डिलीवर किए तो ही उनको पैसा पे करो, वरना नहीं। तो एक लेवल पे ये डिलीवरी कौन सी हो गई, कंडीशनल एंडोर्समेंट। अगर सी ने गुड्स डिलीवर कर दिए तो सी को पेमेंट मिलेगा, अगर उसने गुड्स डिलीवर नहीं किए तो उसको पेमेंट मिलेगा मिस्टर बी को। तो ये माना जाता है कंडीशनल एंडोर्समेंट। अगर ये जो कंडीशनल एंडोर्समेंट है ये कंडीशनल एंडोर्समेंट के बाद अगर कंडीशन फुलफिल हुई तो ही उसका पैसा मिलेगा, वरना नहीं। कंडीशनल एंडोर्समेंट की ही कुछ टाइप्स है, दैट इज फर्स्ट इज सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट। अब ये सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट क्या है, तो जनरली मैंने बोला लीगल इफेक्ट एंडोर्समेंट की ये होती है कि एंडोर्समेंट की वजह से ओनरशिप ट्रांसफर होती है, प्लस एंडोर्सर अपनी पर्सनल लायबिलिटी को इनकर करता है। अब ये जो सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट है उसमें एक ही चीज है, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो जाएगी पर एंडोर्सर अपनी पर्सनल लायबिलिटी इनकर नहीं करेगा। अगर बी ने एंडोर्स करने के टाइम पे लिखा पे सेंस रिकॉर्ड्स टू सी, तो उसका मतलब ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट के लिए बी की खुद की कोई पर्सनल लायबिलिटी बनेगी नहीं। मतलब ये बिल डिसऑनर होने के बाद मिस्टर बी विल नॉट बी लायबल ऑन दी सेम। उसके बाद बोला जाता है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। ऐसा कोई भी एंडोर्समेंट जहां पे एंडोर्स करने वाला पर्सन अपनी लायबिलिटी को नॉर्मल से या तो बढ़ा रहा है या अपना राइट कम कर रहा है, तो ऐसे एंडोर्समेंट को बोला जाएगा फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। जैसे कि आज अगर किसी ने बोला है कि आप मेरे को ये बिल मैं आपको डिसऑनर कर रहा हूँ, ये बिल आपको एंडोर्स कर रहा हूँ, ये बिल अगर डिसऑनर हो जाए तो मैं 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करूँ। तो ये नॉर्मल लायबिलिटी जो थी उससे 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करने को अग्री कर रहा है। ये कौन से तरीके का एंडोर्समेंट माना जाएगा, फैकल्टेटिव। अगर मैं बात करने जाऊँ, अगर कोई बोलता है कि मैंने आपको एंडोर्स कर दिया, उसके बाद अगर ये डिसऑनर हो जाए बिल तो नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की कोई जरूरत नहीं है, तो भी ये कौन सा माना जाएगा, फैकल्टेटिव। क्योंकि उसने अपना नॉर्मली जो राइट्स मिलते हैं वो राइट्स में से नोटिस रिसीव करने का राइट्स जाने दिया। नाउ सेंस बेसिस एंडोर्समेंट। ऐसा कोई भी एंडोर्समेंट जिसमें एंडोर्स करने वाला पर्सन एंडोर्सी को बोलता है कि आपको एंडोर्स कर देता हूं बिल, उसके बाद आप इस बिल के लिए कोई भी लीगल एक्सपेंसेस इनका नहीं करोगे इसके डिसऑनर। मतलब बिल के डिसऑनर में द एंडोर्सी विल नॉट हैव एनी लीगल एक्सपेंसेस। बेसिस मतलब लीगल एक्सपेंसेस, एंडोर्सी को कोई भी लीगल एक्सपेंसेस नहीं होगा। ऐसा कुछ भी लिखा है तो ऐसा बोला जाएगा दिस इज सेंस बेसिस एंडोर्समेंट। ये सारे एंडोर्समेंट के साथ साथ एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, नेगोशिएशन बाय। आज ए ने एंडोर्स किया बी के पास, बी के थ्रू सी के पास, सी के थ्रू डी के पास, डी के थ्रू ई के पास। अब ये सिचुएशन के बाद ई ने बिल वापस से नेगोशिएट करके बी को दे दिया, तो ये नेगोशिएशन बैक। इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर देने के बाद अगर किसी एंडोर्सर के पास वो बिल नेगोशिएट बैक होकर वापस आ जाए तो इट वाज सेड एज बाकी की तीनों इंटरमीडिएट पार्टीज लायबिलिटी से डिस्चार्ज, क्योंकि वरना सर्कुलर फ्लो बनता है। अगर वो सर्कुलर फ्लो बनता है तो उसको रोकने के लिए पार्टीज को डिस्चार्ज कर देगा। पर अगर मान लो ओरिजिनल बिल एंडोर्समेंट जो हुआ था वो था सेंस रिकॉर्ड्स, तो इस सिचुएशन में सर्कुलर फ्लो नहीं बनता तो सारी पार्टीज कंसीडर हो जाएगी एज लायबल। अगर ये याद नहीं आ रहा तो डिटेल वीडियो लेक्चर्स में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, व्हाई इट इज सर्कुलर फ्लो, व्हाई इट विल नॉट हैपन, वो एक बार चेक कर लेना। ओके, इसके थ्रू अब हम आते हैं हमारे एंडोर्समेंट के टाइप्स खत्म होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर कोई तरह से मैं होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको राइट सीखना है। मैंने ये बोला हुआ था इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड 3 टाइटल होता है। एक होता है नॉट होल्डर। नॉट होल्डर मतलब इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन अपने पास रखने का इस इंसान का कोई राइट नहीं।
दूसरा, उसका पेमेंट मिले तो उसके लिए भी वो एंटाइटल नहीं है। तीसरा, अगर पेमेंट ना मिला तो लीगली एनफोर्स करने का कोई राइट नहीं है, उसको बोला जाता है नॉट होल्डर। दूसरा होता है होल्डर, ऐसा इंसान जो बेचारा पोजीशन अपने पास रख सकता है, पेमेंट मिले तो उसके लिए एंटाइटल्ड भी है, मतलब बैंक के पास से रिकवर भी कर सकता है। अगर पेमेंट मिला है, उसके अकाउंट में जमा हो गया तो उससे वापस नहीं लिया जा सकता, पर अगर पेमेंट नहीं मिला तो उसके लिए लीगली एक्शन नहीं ले सकता, उसको बोला जाता है होल्डर। और तीसरा होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास इंस्ट्रूमेंट रखने का राइट भी है, इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट मिले तो उसके लिए रिकवर करने का, रिसीव करने का राइट भी है, और ना मिले तो लीगली एनफोर्स भी कर सकता है, उसको बोला जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। और होल्डर इन ड्यू कोर्स 4 कंडीशन सेटिस्फाई करके अक्वायर हुआ है। पहला, कंसिडरेशन देके इंस्ट्रूमेंट अक्वायर किया। दूसरा, उसको बिफोर मैच्योरिटी अक्वायर किया। तीसरा, उसको गुड फेथ में अक्वायर किया। एंड चौथा, विदाउट नॉलेज ऑफ डिफेक्ट अक्वायर किया। तो उस पर्सन को हमेशा कौन सा टाइटल मिलने वाला है? HIDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास सारे राइट्स हैं। अब ये 3 में से कुछ भी मिसिंग है, पर इंस्ट्रूमेंट को जेन्युइनली ऑब्टेन किया है तो उसको बोला जाएगा होल्डर। और इंस्ट्रूमेंट ही जेन्युइनली अक्वायर नहीं किया, रास्ते पर से पड़ा हुआ उठा लिया, चोरी कर लिया, तो ऐसे इंसान को बोला जाएगा नॉट होल्डर। ना जो HIDC है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसके कुछ प्रिविलेजेस है। पहला, HIDC के सामने ऑल प्रायर पार्टीज लायबल, ठीक है। दूसरा, HIDC हमेशा दूसरे को जिसको इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स करेगा उसको HIDC का ही टाइटल ट्रांसफर करेगा, एक्सेप्ट पार्टी टू फ्रॉड। जिसको फ्रॉड के बारे में पता था ना, उसको भी अच्छा टाइटल मिलेगा, सिर्फ जो फ्रॉड कर रहा है ना उसको अच्छा टाइटल नहीं मिलेगा HIDC के पास। तीसरा, HIDC इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट को खुद ने जो पैसा पे किया है उसकी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन में फुलफिल कर सकता है। HIDC के सामने कोई ये भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता कि इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ कंडीशनल एंडोर्समेंट हुआ था। HIDC के पास कोई ये भी नहीं बोल सकता कि इंस्ट्रूमेंट तो हमारे से खो गया था। HIDC के सामने सबकी लायबिलिटी इसी तरीके से क्रिएट होने वाली है। ये हमारे HIDC के रिलेटेड प्रिविलेजेस हैं। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास अगर कोई जगह पे अनलॉफुल ऑब्टेन्ड इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो भी HIDC will get a good title। एक ही जगह पे HIDC को अच्छा टाइटल नहीं मिल सकता, एक ही जगह पे, ना खास ध्यान रखना, एक ही जगह पे HIDC को अच्छा टाइटल नहीं मिल सकता, दैट इज फोर्जरी। फोर्जरी में HIDC भी सिविली नहीं है। अगर कोई फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट, आपको पता है फोर्जरी 2 तरीके से होती है, एक होता है इंस्ट्रूमेंट फोर्ज्ड। इंस्ट्रूमेंट फोर्ज्ड मतलब जो बेसिक लायबिलिटी वाला पर्सन है, जिसकी सबसे पहली लायबिलिटी है, दैट इज डेटर, ड्रॉवर ऑफ चेक, प्रॉमिसरी नोट के लिए मेकर, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्टर, उन्हीं की सिग्नेचर अगर फोर्ज्ड है ना तो फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। और फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट में HIDC को भी अच्छा टाइटल नहीं मिलेगा। क्योंकि जहाँ पे टाइटल में डिफेक्ट है वहाँ पे बोलता है HIDC को डिफेक्ट से फ्री होकर टाइटल मिलेगा, पर जहाँ पे कोई टाइटल ही नहीं है वहाँ पे HIDC को भी कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट अगर हो तो कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अब इसी के साथ हमें कुछ चीजें पढ़नी है, 2 प्रोविजन, फिर हम आएंगे एस्पेक्ट रिलेटेड विद सेकंड पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट। पहले सबसे पहले मुझे HIDC पढ़ाने के बाद यहाँ पे टॉपिक पढ़ाना है मटेरियल ऑल्टरेशन। मटेरियल ऑल्टरेशन मतलब ऐसा कोई भी ऑल्टरेशन जो पार्टीज की राइट्स और लायबिलिटीज को चेंज कर दे। ऐसा कोई भी ऑल्टरेशन जो पार्टीज की राइट्स और लायबिलिटीज को चेंज करता है उसको हम बोलते हैं मटेरियल ऑल्टरेशन। अब ये मटेरियल ऑल्टरेशन की लीगल इफेक्ट क्या होगी? तो पहला, मटेरियल ऑल्टरेशन से प्रायर पार्टीज डिस्चार्ज, मटेरियल ऑल्टरेशन करने वाला पर्सन एंड सब्सिक्वेंट पार्टीज लायबल। प्लस मटेरियल ऑल्टरेशन के लिए अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी सहमति दी होती तो वो पर्टिकुलर पर्सन भी लायबल। अब एक और चीज आपको एमसीक्यू में आ सकती है कि भाई चेक को क्रॉस करना क्या मटेरियल ऑल्टरेशन माना जाएगा? तो आंसर इज यस, वो मटेरियल ऑल्टरेशन है, पर उसकी वजह से पार्टीज लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होती, क्योंकि वो लायबिलिटी को किसी लेवल पे ये तरीके से चेंज नहीं करता कि इसको पैसा मिलेगा। ये यहाँ पे
ये चेंज करता है कि उसको पैसा मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा, बैंक के थ्रू मिलेगा या कैश मिलेगा। तो मटेरियल ऑल्टरेशन पे चेक को क्रॉस करना, एक लेवल पे ऑल्टरेशन तो मटेरियल है पर उसकी वजह से पार्टी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होने वाली नहीं। नाउ कुछ 2-3 एस्पेक्ट यहाँ पे देखना है छोटे मोटे, फिर हम आगे बात करते हैं चेक के रिलेटेड एस्पेक्ट। अब बात आती है पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट। पार्टीज में इतना तो पता है कि भाई मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट एंड पे, जो प्रॉमिसरी नोट को बना रहा है वो मेकर है, जिसको पेमेंट मिलने वाला है वो पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में देयर इज अ ड्रॉवर, जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो क्रेडिटर, ड्रॉई जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया वो जैसे ही एक्सेप्ट करे वो एक्सेप्टर, एंड तीसरा पार्टी है पे जिसको पेमेंट मिलने वाला है। अगर मैं बात करने जाऊं तीसरा तो चेक में भी आता है, ड्रॉवर चेक लिखने वाला पर्सन, ड्रॉई हमेशा बैंक, एंड पे जिसको पेमेंट मिलने वाला है। राइट, ये चीज हमने यहाँ पे पार्टीज। अब ये जो पार्टीज है ना उसके अलावा दो है यहाँ पे। पहला है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एंड दूसरा माना जाता है इट इज नोन एज एक्सेप्टर फॉर ऑनर। ये शायद दोनों ही वर्ड्स आपने सुने हैं, डिटेल में समझे भी। अगर आज कोई बिल बनाने के दौरान ऐसा बोला जाए कि भाई ड्रॉई तू पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, उसका क्या अश्योरेंस, तूने अगर पेमेंट नहीं किया तो मैं किसके पास से रिकवर करूं। तो एक पर्सन आके अश्योरेंस देता है कि भाई यस इन केस ऑफ नीड आई पे, मतलब ड्रॉई ने अगर पे नहीं किया तो मैं पे करूंगा। उस सिचुएशन में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख रहे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को मैं ऑर्डर देता हूं कि मुझे पे कर, एंड इन केस ऑफ नीड आई ऑर्डर दिस पर्सन टू पे मी दिस मच अमाउंट। तो उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम एज अ ड्रॉई लिखा गया है कि इन केस ऑफ नीड इसकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो इसको मैं एक लेवल पे क्या बोलने वाली हूँ, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। और जब मान लो किसी का नाम नहीं लिखा, बिल तो नॉर्मली एक ही पर्सन पे ड्रॉ हुआ और बिल एक्सेप्ट हो गया, बन गया। जब पेमेंट करने की बात आई ना उस टाइम पे कोई पर्सन डिसऑनर करने वाला है, मना कर रहा है कि मैं पे नहीं करूंगा, तो उस टाइम पे बिल डिसऑनर होगा। अगर उस टाइम पे बिल डिसऑनर होने वाला है तो उसको डिसऑनर होने से बचाने के लिए किसी पर्टिकुलर पार्टी के ऑनर के लिए अगर कोई आके लायबिलिटी को एक्सेप्ट करे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो पर्टिकुलर पर्सन को बुलाया जाएगा एक्सेप्टर फॉर ऑनर। डिटेल में हमने मॉड्यूल रीडिंग में इसको डिस्कस किया था कि भाई एक्सेप्टर फॉर ऑनर बनने की कुछ शर्तें। पहला, एक्सेप्टर फॉर ऑनर किसी पर्टिकुलर पार्टी के बिहाफ पे बोल सकता है कि भाई मैं इसके ऑनर के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं लायबिलिटी। दूसरा, एक्सेप्टर फॉर ऑनर खुद उस पर्टिकुलर बिल के लिए लायबल होना चाहिए नहीं। ओके, तो ये जो एक्सेप्टर फॉर ऑनर है उसके रिलेटेड मैटर्स और वैलिड एक्सेप्टर फॉर ऑनर के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो थियरी क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ पार्टीज टू एन इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने के बाद the another matter which we are going to study is aspect related with check। पर उसको पढ़ाने से पहले एक छोटा सा एस्पेक्ट समझा दूं कि भाई ये जो पार्टीज है उसमें अगर कभी भी कोई जगह पे ऐसा हुआ कि कोई माइनर इन्वॉल्व हो गया तो बोला जाता है कि भाई व्हाट इफ द माइनर इज अ पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट। अगर माइनर को इंस्ट्रूमेंट में पार्टी बना दिया गया या माइनर इंस्ट्रूमेंट की पार्टी है तो क्या होगा। तो पहली बात, इंस्ट्रूमेंट वैलिड रहेगा। दूसरी बात, माइनर अगर कोई जगह पे पेमेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है तो वो पेमेंट रिसीव कर पाएगा। तीसरी बात, कोई भी पोजीशन हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन माइनर इंस्ट्रूमेंट के लिए लायबल नहीं होगा, पर हाँ वो दूसरी पार्टीज को बाउंड कर सकता है। आज मान लो मिस्टर पी अ माइनर, मिस्टर क्यू अ मेजर, बोथ एक्सेप्टेड द प्रॉमिसरी नोट एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो डिनाई कर रहा है कि भाई मैं तो माइनर हूं, मैं लायबल नहीं हूं, तो क्या चलेगा? यस। पर क्या मिस्टर क्यू मना कर सकता है? आंसर इज नो। बाकी की पार्टीज ये ग्राउंड नहीं ले सकते कि माइनर इन्वॉल्व है तो इंस्ट्रूमेंट ही इनवैलिड होगा। नाउ मैटर्स रिलेटेड विद चेक में मेरे को 3 चीजें डिस्कस करनी है। पहला, नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक। बिफोर वैलिडिटी पीरियड। सेकेंड, डिसऑनर ऑफ चेक। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 138 एंड लास्ट अमेंडमेंट वाले सेक्शन इंटरिम कंपेंसेशन
और इंटरिम डिपॉजिट, ये दोनों ही चीजें अमेंडमेंट्स में आई हुई थी पास्ट में, बहुत टाइम पहले आया हुआ है अमेंडमेंट, पर इसके रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। सो चांसेस आर देयर कि उस पे से क्वेश्चन आने की बात बने। ना पहली बात आती है नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन वैलिडिटी पीरियड। अगर कोई भी चेक इश्यू किया गया है तो वो चेक का वैलिडिटी पीरियड होता है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर वो चेक प्रेजेंट हो जाना चाहिए। भाई किसके पास प्रेजेंट हो जाना चाहिए? तो बोले पेइंग बैंक, जो बैंक एक्चुअली पेमेंट करने वाली है, जिस बैंक पे चेक ड्रॉ किया गया है उसको उसका पेमेंट मिल जाना चाहिए। अगर ये चेक 3 महीने के अंदर पेइंग बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुआ तो सिचुएशन में पेमेंट के लिए डिनाई किया जा सकता है, वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया। अब हमारा यहाँ पे प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है, अगर कोई चेक टाइम टू टाइम प्रेजेंट नहीं किया गया, चेक को टाइम टू टाइम प्रेजेंट नहीं किया गया और उस चेक को इश्यू करने के टाइम पे ड्रॉवर का इंटेंशन जेन्युइन था, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, जब चेक ड्रॉ किया गया तब और जब प्रेजेंट होने वाला था तब ड्रॉवर के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था। दूसरा, पेई ने, दैट इज होल्डर ने, उसको टाइम टू टाइम प्रेजेंट नहीं किया, तो उस सिचुएशन में अगर बैंक पे करने से फेल हो जाए तो ड्रॉवर अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। 2 चीजें याद रखना, 2 कंपल्सरी चीजें। पहला, ड्रॉवर का इंटेंशन जेन्युइन होना चाहिए, मतलब उसने जब चेक लिखा तब, जब प्रेजेंट होने वाला था तब बैंक में सफिशिएंट बैलेंस था, बट उसको टाइम टू टाइम होल्डर की साइड से नेग्लिजेंस होना चाहिए। होल्डर टाइम टू टाइम प्रेजेंट नहीं कर रहा तो उस सिचुएशन में जो भी नुकसान हुआ उसके लिए यहाँ पे बोला जा सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर बैंक फेल हो जाए पे करने से तो उस सिचुएशन में ड्रॉवर अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। अब ये तो बात हो गई यहाँ पे वैलिडिटी के टाइम पे प्रेजेंट नहीं हुआ। अब मानते हैं वैलिडिटी पीरियड पे प्रेजेंट हुआ, इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से डिसऑनर हुआ। कुछ कंडीशन है सेक्शन 138 की। पहले तो पेनल्टी क्या है? तो पहले पेनल्टी होती है 2 टाइम्स अमाउंट ऑफ चेक और 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और इवन बोथ कैन बी कंसिडर्ड एज अ पेनल्टी। अब ये 138 की पेनल्टी अट्रैक्ट करने की कुछ कंडीशंस, वो कंडीशंस पूरी हुई तो ही आप 138 में ये पेनल्टी के लिए जा सकते हैं। ये पेनल्टी के लिए ड्रॉवर को लायबल करना है तो कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन, चेक लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया होना चाहिए। अगर आज किसी ने चेक दिया किसी और को गिफ्ट में तो वो गिफ्ट वाला चेक डिसऑनर होने पे कोई 138 नहीं बनता। दूसरा, चेक डिसऑनर होना चाहिए ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। अब ये बात हमेशा याद रखना, इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से चेक डिसऑनर हो या इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से स्टॉप पेमेंट करवाओ, इन आइदर ऑफ द वे 138 अप्लाई हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है, चेक को वैलिडिटी पीरियड के अंदर प्रेजेंट किया था। इन चौथी बात है प्रॉपर नोटिस इज गिवन। अब ये नोटिस का क्राइटेरिया मैंने याद रखवाया था। नोटिस का क्राइटेरिया था 30 दिन, 15 दिन, 1 महीना। इसके ऊपर आरटीपी में एक क्वेश्चन भी है, बहुत मस्त एमसीक्यू है। 30 दिन, 15 दिन, 1 महीना। जिस दिन को पता चला, आरटीपी में क्वेश्चन है, दैट मींस आई बिलीव कि आईसीएआई इस टॉपिक को अब फोकस कर रहा है। सो मेक श्योर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते जाओ, ध्यान रखते जाओ। अगर कोई जगह पे 30 दिन के अंदर मेरे को पता चला कि मेरे को जिस पर्सन ने चेक दिया था वो चेक डिसऑनर हो चुका है, तो मेरे पास 30 दिन का टाइम है नोटिस देने को। विदिन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कि चेक डिसऑनर हुआ है, मुझे सामने वाले को नोटिस भेजनी है। उसको नोटिस मिली तब से 15 दिन उसके पास है कि वो मुझे पेमेंट कर सकता है। बिकॉज ये नोटिस होगी ना, वो डिमांडिंग मनी होगी कि भाई तूने मेरे को जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो चुका है, तेरे को ये नोटिस मिले तब से लेके 15 दिन का टाइम है, तू पेमेंट कर। अब ये उसको नोटिस मिली तब से 15 दिन में वो रीपे कर देगा। अगर उसने रीपे नहीं किया तो वो 15 दिन खत्म होने के 1 महीने के अंदर फाइल कंप्लेन, मैं उसकी कंप्लेन फाइल कर सकती हूँ। और मुझे जो कंप्लेन फाइल करनी है वो कंप्लेन कहाँ पे फाइल करनी है, तो बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब आप बोलोगे मैम कौन सी सिटी की, कौन सी जगह की, तो भाई 2 ऑप्शन है। अगर पेमेंट बैंक अकाउंट से लिया गया
मतलब चेक का पेमेंट अकाउंट में जमा करवाया गया, कलेक्टेड थ्रू अकाउंट। अगर पेमेंट ऑफ चेक है वो अकाउंट के थ्रू कलेक्ट किया गया है, तो जहां पे पेई मेंटेन्स अकाउंट, वो ब्रांच कहां पे जमा करवाया वो नहीं है, मैंने अकाउंट कहां पे ओपन करवाया ये मैं बहुत डिटेल में समझा चुकी थी, एग्जाम्पल भी था मॉड्यूल में, उसको भी। जहां पे पेई अपना अकाउंट मेंटेन करता है वो ब्रांच का मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अगर पेमेंट ऑफ चेक अदर देन बैंक कलेक्ट हुआ है, मतलब कैश, तो उस सिचुएशन में ड्रॉवर जहां पे अकाउंट मेंटेन करता है, कहीं पे भी चेक कहां प्रेजेंट हुआ वो मैटर ही नहीं करता, अकाउंट कहां मेंटेन किया जाता है वो मैटर करता है। हाँ, खास ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर एक ही ड्रॉवर के सामने एक ही चेक डिसऑनर के बहुत सारे केसेस फैल रहे हैं, तो वो जहां पे सबसे पहला केस फाइल हुआ उसके साथ मर्ज हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये जो हियरिंग होती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की, उसमें दो कैटेगरी ट्रायल की रखी है। एक होता था स्पीडी ट्रायल, दूसरा नाम रखा है समरी ट्रायल। नॉर्मली तो ऐसा बोला गया है कि जब भी कोई चेक डिसऑनर का केस आपके पास आया तो आपके पास विद इन 6 मंथ्स ट्राई करो, एंडेवियर करो कि हो सके उतना जल्दी वो केस को निपटा दो और मैक्सिमम आप उसको एक पर्टिकुलर 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में खत्म कर दो। ये जनरली बोला गया, पर ये नॉर्मल कोर्स का ट्रायल है। पर उसके अलावा यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल मतलब जब स्पीडी ट्रायल ऑर्डर किया जाता है तो कोर्ट को बोल दिया जाता है कि भाई आप डे टू डे बेसिस पे हियरिंग करोगे और एक दिन से ज्यादा का एडजॉर्नमेंट नहीं दोगे। एक दिन से ज्यादा का एडजॉर्नमेंट अगर आपको देना है तो आपको रीजंस इन राइटिंग रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। मतलब डे टू डे बेसिस पे हियरिंग करना, इट इज कंसिडर्ड एज अ स्पीडी ट्रायल। उसको स्पीडी ट्रायल के तौर पे यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा आता है समरी ट्रायल। अगर कोई जगह पे ऐसा लगा कि ये केस को समरी में सुन के खत्म किया जा सकता है, इतना बड़ा केस नहीं है, तो उसका समरी ट्रायल भी किया जा सकता है, बट एक कंडीशन है। समरी ट्रायल में आप 1 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, 5,000 से ज्यादा का फाइन नहीं दे सकते। अगर कभी समरी ट्रायल शुरू की, उस दौरान लगा या समरी ट्रायल के दौरान ऐसा फील हो रहा है कि 1 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट देनी पड़ेगी या इसको समरी में सुनना ठीक नहीं है, तो इसको नॉर्मल कोर्ट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। लास्ट मैटर चेक के रिलेटेड थी इंटरिम कंपेंसेशन या इंटरिम डिपॉजिट। पहला प्रोविजन है इंटरिम कंपेंसेशन का, जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। प्लीज वो वाला वीडियो एक बार रेफर करके जाना, बिकॉज इसके ऊपर से क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैं क्विक रिवीजन में आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दे सकती हूँ, पर एक पूरा डिटेल एनालिसिस के लिए ये वीडियो एक बार रेफर कर लेना। आईसीआई इसके ऊपर फोकस शिफ्ट कर रहा है तो क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरिम कंपेंसेशन, पहली बात, अगर आज मैंने कोई जगह पे चेक रिसीव किया था, वो डिसऑनर हो गया, ठीक है, मुझे किसी ने चेक दिया था, डिसऑनर हो गया, मैं उसके खिलाफ जा रही हूँ जुडिशियल अथॉरिटी के पास, मतलब मैं जा रही हूँ मैजिस्ट्रेट के पास। तो मैजिस्ट्रेट मतलब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई चेक डिसऑनर हो गया, आपकी हियरिंग में 6-7 महीना लगेगा, एक काम करो प्लीज, इसको बोलो चेक की रकम है ना उसका कुछ परसेंट है तो मुझे अभी के अभी कंपेंसेशन दे दे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट बोल सकता है कि जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक इंटरिम कंपेंसेशन पे करो। अब ये इंटरिम कंपेंसेशन कितना होगा, तो बोलते हैं कि भाई चेक की रकम है ना उसका 20%। इंटरिम कंपेंसेशन कोर्ट कैन ऑर्डर कि भाई मैक्सिमम 20% तक आपको इंटरिम कंपेंसेशन इसको देना पड़ेगा, मैक्सिमम 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक, और उसको देने के लिए पर्टिकुलर टाइम दिया होता है 60 डेज और मोर। अब कोर्ट का फैसला अगर मेरी फेवर में आए तो इंटरिम कंपेंसेशन के अलावा की रकम उस पर्टिकुलर पर्सन को मुझे देनी पड़ेगी, और अगर मेरे अगेंस्ट में आए तो ये जो इंटरिम कंपेंसेशन मैंने रिसीव किया था वो मुझे उसको इंटरेस्ट के साथ प्रोवाइड करना था। अब इंटरेस्ट में खास ये याद रखना, इंटरेस्ट के लिए आईसीएआई मॉड्यूल क्लियरली सेज दैट आरबीआई ने बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट रखा था, वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में जो इंटरेस्ट रेट रखा वो इंटरेस्ट रेट के साथ मुझे वापस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बात आती है इंटरिम कंपेंसेशन के बाद इंटरिम डिपॉजिट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, यही सिचुएशन को आगे लेके जाते हैं। अगर डिसीजन मेरी फेवर में आया तो वो सामने वाला ड्रॉवर जो है वो अपील फाइल कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है, तो वो जाएगा ट्रिब्यूनल के पास, मैजिस्ट्रेट से हायर अथॉरिटी,
ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल उनकी अपील को एक्सेप्ट करने के टाइम पे बोलेगा भाई तेरे खिलाफ एक बार तो जजमेंट आ चुका है, पहले तो तेरा चेक डिसऑनर हुआ, एक दूसरी बात ये कि तेरे खिलाफ एक बार ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है, तो एक काम कर भाई, तो ये जो ट्रिब्यूनल है ना, ये एक काम कर, तो पहले 20% तक की मैक्सिमम, यहाँ पे भी अमाउंट सेम है 20%, पर यहाँ पे खास ध्यान रखना 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक नहीं है, 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन जो मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था, जो कंपेंसेशन है उसका 20% यहाँ पे डिपॉजिट के तौर पे जमा करवाया जाएगा। इंटरिम कंपेंसेशन डायरेक्टली मुझे मिल जाता था, जबकि डिपॉजिट यहाँ पे रिसीव करके वो लोग अपने पास रखेंगे। सिर्फ एक ही बात यहाँ पे बोली जाती थी कि मुझे रिलीज किया जाएगा अगर ट्रिब्यूनल को ठीक लगा तो। सेम केस है, अगर मुझे डिपॉजिट रिलीज कर दी गई तो मुझे मिल चुका, अगर डिसीजन मेरे फेवर में आया तो डिपॉजिट मेरे को मिल चुकी है, वो रखूंगी, बाकी की अमाउंट को मुझे पे कर देगा पर्सन। अगर मुझे मेरी अगेंस्ट में डिसीजन आया तो वो जो डिपॉजिट की रकम मैंने रिसीव की थी वो ब्याज के साथ ड्रॉगर आपकी चेक को वापस करनी। डिटेल में प्लीज इसके लिए वीडियो लेक्चर देखना, क्विक रिविजन में आई कैन कवर अप मोर देन दैट, पर एक बार इसका वीडियो लेक्चर देख लेना अगर कंसेप्चुअली आपको पढ़ना है तो। एंड लास्ट पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, अगर मैं यहाँ पे रिवाइज करवाने के लिए बोलूँ तो पहला एस्पेक्ट आता है प्रेजेंटमेंट। Presentment for acceptance, presentment for payment, presentment for acceptance, make sure presentment for acceptance सिर्फ bill of exchange का होगा, और उसमें भी सिर्फ वही वाले bill of exchange जिसमें आफ्टर साइट, आफ्टर प्रेजेंटमेंट ऐसा वर्ड लिखा है, या तो ऐसा कुछ लिखा है कि इसको पेमेंट से पहले एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट किया जाए, जबकि पेमेंट के लिए तो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक कुछ भी हो, इट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये प्रेजेंटमेंट की कुछ कंडीशंस थी कि कहाँ पे प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको शायद यहाँ पे, ये अगर वो पर्सन फिक्टिशियस है तो प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, वो पर्सन बहुत ढूंढने के बाद अब मिल नहीं पा रहा तो प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, डायरेक्टली डिसऑनर मान लो। अगर उसका बिजनेस प्लेस क्लोज्ड है तो डायरेक्टली प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, डिसऑनर मान लो। ये सारे उसके रिलेटेड प्रोविजंस है। एंड लास्ट पोर्शन इज नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो हम नोटरी के पास जाते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। नोटरी अपने रजिस्टर में उसकी एक एंट्री करता है, सामने नोटिंग चार्जेस लेता है, तो उसको हम एक लेवल पे बोलते हैं नोटिंग। और अगर हम नोटरी के पास जाके बोलते हैं कि भाई तू मेरे को एक फॉर्मल सर्टिफिकेट दे जो मेरे को अटैच करके दे कि इस बिल को डिसऑनर माना जा सकता है, तो उसको बुलाया जाता है प्रोटेस्टिंग। और इसी के साथ एक और वर्ड भी था, प्रोटेस्टिंग फॉर बेटर सिक्योरिटी। ये क्या था, तो आज अगर मान लो किसी की बिल जिसने एक्सेप्ट किया था उसकी सोशल इमेज या सोसाइटी में रेपुटेशन खराब हुई, हम उसको बोलते हैं तू मेरे नाम पे एक सिक्योरिटी क्रिएट कर दे, और वो सिक्योरिटी क्रिएट करना उसकी ऑब्लिगेशन में नहीं आता। ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी क्रिएट कर दे तो टेंशन ही नहीं, पर उसने अगर सिक्योरिटी क्रिएट करने से मना कर दिया तो हम नोटरी के पास एडवांस में जाके बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप ये बिल को डिसऑनर ट्रीट कर दो। और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम फॉर्मल सर्टिफिकेट क्लेम कर रहे हैं तो उसको बुलाया जाता है प्रोटेस्टिंग फॉर बेटर सिक्योरिटी। लास्ट मिसलेनियस प्रोविजन में आता है assumptions। इस पर्टिकुलर एक्ट के कुछ assumptions है, लाइक अगर कोई होल्डर है तो मान लिया जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स है। दूसरा, कुछ पर्सन अगर प्रूव कर दे कि ये पर्सन सिर्फ होल्डर है तो बात अलग। कंसिडरेशन, जितना भी कंसिडरेशन लिखा है वो मिल चुका है, वो अज्यूम कर लिया जाएगा, अगर नहीं है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। जिस तारीख को बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर तारीख मेंशन है वही तारीख को बिल बना है वो मान लिया जाएगा। जिस ऑर्डर में एंडोर्समेंट हुआ है उसी ऑर्डर में एक्चुअली हुआ है वो अज्यूम कर लिया जाएगा। और जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट है उसके रिलेटेड में बात करने चाहूँ चेक डिसऑनर की, तो इट इज अज्यूम्ड के लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया गया। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो खो चुका है, लॉस्ट, तो उसको स्टैम्प हो चुका था और फिर खो गया था, वो अज्यूम कर लिया जाएगा। मतलब जब जब एक्ट में कुछ चीजें यूज हुई है तो उसके कुछ अजम्पशंस है जो यहाँ पे पर्टिकुलरली इस एक्ट में पढ़ने थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रक्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमने डिस्कस कर लिया। आपको ऑलरेडी सीक्वेंस पता है, एमटीबी आरटीबी फर्स्ट, देन यू विल रेफर टू दी नौका स्पाइरल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, देन आईसीएआई मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, देन नौका थ्योरी क्वेश्चंस। All the best for your examination. Thank you so much. Hello students, I am Jyoti Sachdev Choksi, a professor at Navkar Institute and Navkar Digital Institute, and today we are starting with CA Inter subject of law. I am dealing with the topic of GCA. So we are starting with a quick revision of the General Clauses Act 1897. It is a small act which is covered in your syllabus, so we will finish it quickly, a quick revision which will be helpful for you at the exam point of view. So we are starting with the General Clauses Act 1897. As I told you, the year is very important. You need to remember the year, that is 1897. Going to the first heading.
Now this GCA is providing definitions, general principles, rules which will be applicable to all the central acts and regulation. So this act is applicable to all the central acts and rules and regulation. Okay, and it provides general principles of interpretation. So how to interpret a particular word, a particular statement, a particular sentence, a particular rule, that principle is provided under GCA. And two important objects: shorten the language and uniformity of expression. So intention of GCA is to short the content, to avoid the same definitions, repetition of the same words, and uniformity of expression. So definition of a particular word will be same in each and every act. Okay, so two objects you need to remember: shorten the language and uniformity of expression, and it is applicable to whole of India. The date you need to remember for GCA: 11th March 1897. The year is 1897 and the date is 11th March 1897. That could be asked in the MCQ. Is it applicable prior to 11th March 1897? Tell me, is it applicable prior to 1897? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Is it applicable prior to 1897? Answer is yes, because initially there was a GCA which was applicable to central acts, which came into force from 1868. Then there was a new GCA made which was for rules and regulations, which came into force from 1887. Okay, then both the GCA were merged, 1868 and 1887, both were merged and consolidated, and a new GCA was formed on 11th March 1897. So this 1897 GCA is applicable from 1868 also. Okay, so it is applicable retrospectively prior to 1897. Okay, and in a particular situation, as I told you, in a particular situation where GCA does not apply, but we are not getting the meaning of a particular word or a definition of a particular term, then the court tells us or orders us to take the word or meaning from GCA. Can we refer GCA? GCA is not applicable, but the court says it will apply. So it will apply or not? Answer is yes. So we need to understand the respect of the court and the order of given by the court. So here the court is having the power to order for the voluntary applicability of act. So we need to apply GCA in that particular situation. And this GCA, as you all know, is not applicable to state acts, because state acts are having their own GCA. This GCA is not applicable. This is just a model for state GCA. So state GCA will be formed after referring to this GCA. Okay, so it will serve as a model for all the state GCA. So that is the applicability. Okay, so that is applicability. Just go through it quickly. Okay, so that is the applicability or non-applicability. It is not applicable to the state laws because they are having their own GCA. Okay, basic understanding: preamble is nothing but primary, short title, preliminary or basic understanding of an act. It discloses the scope and object of the act. For example, GCA, the preamble is shorten the language and uniformity of expression. For labor law, the preamble is benefit of the worker to prevent the exploitation of the workers. That is the preamble of labor law. Okay, so preamble shows the basic understanding, discloses primary intention. Definitions is very simple. Every act has definition, but there are certain words which will not be defined, which do not have a meaning in particular act. So for that words we can refer GCA. For example, central government or affidavit. Okay, go through it quickly.
Done. Next one, third one, which is very important, in which we have done in detail the difference between the word means and includes. Okay, so wherever the word means is used, it means the definition is exhaustive, it is complete, they have exactly defined the word and that condition must be fulfilled. And whenever they use the word includes, it means they have given only the basic inclusions in that. They have not exactly defined the word. So that is considered to be general in nature. Okay, so means compulsory that condition must be fulfilled. Include only the illustrations, not anything else. They have not defined the word and new things can be added to it. Okay, so we have already defined negotiable instrument by using means and includes. If you remember, negotiable instrument means transferable, right? So it must be compulsorily transferable because they have used the word means. So that condition is compulsory. It includes bills of exchange, promissory note and check. That is showing only the inclusions, only the illustration, only the examples. Something else can be added to it. Okay. Fourth one, that is shall and may. Now shall, wherever the word shall is used, it means this is compulsory, it is mandatory. Okay, we need to compulsorily follow, it is our duty, we don't have an option to think. So it is mandatory means compulsory as per law, it imposes an obligation, obligation means a duty. And may means it is directory, directory means it is showing us a direction. Okay, it is optional, we want to follow or not. So that discretionary power is given to us whether to follow or not. So we are having a decision making power. Discretionary means to decide whether to do or not. So shall means compulsory, no power is given, just a duty is given to follow. And may means optional, we are having a discretionary power. Okay, and whenever in law shall is written, it means compulsory, may is written, it is optional, but it is a question of fact. So after reading the entire statement, the entire provision of law, we will decide, because sometimes may is written but may will be read as shall. So it is a question of fact. So we have already done through that while module reading, we have understood it. Sometimes may shall be read as shall. How we will decide? After reading the provision of law, after considering the facts and circumstances. So that is a question of fact. Okay, shall and may. Go through it quickly. Next heading we are starting with is definitions, and definitions are governed under section 3. See, normally definitions are under section 2, but under GCA the definitions are governed by section 3, and it is applicable when there is no specific definition given in any enactment. Okay, so if there is a central government definition given in Companies Act, then we need to follow that. Not given, then we need to follow the definition given under GCA. Okay, quickly starting with the important definitions. Act means in reference to a offense, means a criminal offense and a civil wrong. It means to do something or not to do something. Okay, so if we hit someone, okay, if we beat someone, that is an act. If we don't give him food, as we read in the module, if we don't give him food to eat, okay, the basic necessities, that is also an act. Okay, so it includes a series of act, means more than one act, and illegal omission. Omission means to skip, to not to do something. Okay, so doing something is an act, not doing something is also an act, and in reference to offense or a civil wrong. Okay, second definition is very, very important. You need to remember it along with the section. Affidavit 3.3. Two words you need to remember: affirmation and declaration. In case of persons allowed to affirm or declare instead of swearing. Okay, so that is affirmation and declaration, which will be given by approved person. Okay, instead of swearing, because swearing is a oral concept, will not be included. And in basic sense, it is defined as a written statement which is confirmed by oath or affirmation, which will be used as a proof, evidence in a court or before any authority. Third definition we are starting with is the definition of the word document. Document is governed by section 318. Document is defined under section 318, and four words you need to remember: matter, substance, means and purpose. Okay, so it will include any matter, for example these notes written on any substance, for example your notebook, by any means, by using letter, figures or marks, and for the purpose of recording that matter. You recorded it because you will refer it when there is exam. So your notebook, this PowerPoint, is a document. Okay, so it shall include any matter written, expressed or described upon any substance by means of letter, figures or marks, intended to be used or may be used for the purpose of recording that matter. Okay, and then is financial year, a very simple definition, section 321. Financial year means the year starting on 1st of April and ending on 31st of March. And if they ask you year,
Year is defined as a calendar year starting from January and ending on December. Okay, so next definition, a very important definition, that is of the word good faith. Good faith is defined under section 322. It means the act is done honestly. We have worked honestly, but whether it is done negligently or not. Negligently means carelessly. Now you have worked carelessly or not. The important thing is you have worked honestly. So if it is done honestly, then it will be considered as in good faith. You have a good intention, you didn't had any bad intention. And whether this definition will apply to each and every act or not, that is a question of fact. Okay, so for example, we have already done that this definition does not apply to contract and SOGA because there is a specific rule of caveat emptor. So for example, a buyer buys particular goods, a necklace, okay, a imitative one thinking that it is real. Take an imitative one thinking that it is real, and then he comes and wants to cancel the contract, and he is saying, because I bought it in good faith, I can cancel the contract and return the necklace back. In that case, good faith will not apply because there is a specific rule of caveat emptor. Okay, let the buyer be aware. So if you work negligently, carelessly, then you cannot say that you have done the act in good faith. So this definition does not apply to Contract Act and SOGA. The case law for it is Mong Ong Pu versus Mong Se Mong, where there was an honest purchase but carelessly without making proper inquiries. So there is no assumption of good faith. Okay, this is important. You need to remember the case with it. Okay, go through it quickly. Done? Again, an important definition, that is the definition of immobile property, and practical questions in exam are asked relating to this definition. Immobile property that is governed by section 326. Immobile property that is governed by section 326. It includes 4. Land, benefits arising out of land, things attached to earth, and things permanently fastened to anything attached to earth. Land is immobile property. Any benefit which we derive out of land. For example, we have done a question in a module that pond was there in a land and right to catch the fish was given from the pond. So that is a benefit arising out of land. Some trees are grown, benefit arising out of land, that is also immobile property. Anything which is attached to earth and permanently fixed to anything attached to earth. Remember the examples. Trees are immobile property, timber is not. Building is immobile property, bricks are not. Right of way to access from one place to another is a immobile property. Okay, so examples of immobile property are very important from exam point of view. Okay, important definition, remember the section 326. Movable property is very simple. 336, it is a property other than immobile property. Okay, quickly go through it. So we are done with the important definitions here. Next is section 5, coming into operation. When will the act come into force? The date will be mentioned in the notification in the official gazette. If not, then the date on which it received assent. Assent means approval. Approval of whom? President of India. And if we are talking about central act, means the act before the constitution, then the approval will be given by Governor General. Okay, so date will be mentioned. For example, date in the notification is given 1st May. So it will come into force on 1st May. If no date is specified, then if assent was received on 1st April, then the act will come immediately force on the date which received the assent. Okay, President is the authority after Constitution of India, that is 26 January 1950, and Governor General is the authority prior to Constitution. Okay, so in exam and MCQ, if he ask you about Central Act, Central Act word is used. Central Act approval is given by Governor General. Okay, and Act of Parliament, the approval is given by President of India. Okay. Section 6, that is the effect of repeal. Effect of repeal. Repeal means the act is cancelled officially. We have no need to follow the act. We do not need to refer the act, but there are certain exceptions. In that exceptions, we need to follow the act. How many exceptions are there? 6 exceptions. First, revive anything. For example, certain goods, petrol.
Petrol, in case of petrol, the renewal is not there, the GST is not coming into force, still we need to follow the rule of VAT. Okay, so in that case, repeal does not apply. Prior management, Commissioner of Service Tax will still be in his position until all the cases of service tax are disposed of. Then it will not affect any claim, privilege or responsibility. For example, service tax refund was outstanding for me and service tax is repealed. Still, I will get the refund. So if there was any refund outstanding, you will get it. Any benefit outstanding, you will get it. Affect any punishment. If a punishment was given to Mr. A of 2 years, after that, service tax repealed. So will the punishment also be repealed? No, the punishment will still continue. And affect any inquiry, litigation or remedy. So if there is a case pending of service tax, that case will still continue. Okay. So under these exceptions, we need to still follow the old act. Old act will still be in force. Okay. Remember these 5 exceptions. Quickly go through it. Very important. The repeal concept is very important. Okay. Go through it from module also, section 6, 6A, 7. Done? Simple concept of time, gender and number. Whenever we calculate time and the word from is given, it means the first day will not be counted, we'll start from next day. So if it is 30th of September, we'll start from 1st of October. Okay. If the word 2 is given, so we'll end it on the last day and last day will be included. So if we need 30 days, we'll start from 1st of October till 30th of October. If we do the work, if we file the form on the last day, that is 30th October, still it is okay. 2 means last day will be included. Okay. Gender and number is simple. Masculine gender, wherever he is written, we will read it as he or she. Okay, so masculine gender shall be taken to include females, and words in singular shall include the plural and vice versa. So whenever there is written a company, companies can be understood. Wherever there is written an inspector, government can appoint 3 inspectors, and vice versa. If there is written inspectors, still government can appoint an inspector. Okay, so vice versa. Plural will also include singular. Computation of time is very simple. If you don't read it also, it is okay. Just remember the section. So if it is the last day of any proceeding or filing a form and it is a holiday, or you can say the court or office is closed due to some other reason, we go on the next working day. Still it will be considered that it is done in due time. Okay, we are not liable for any interest or penalty. So computation of time is the concept of next working day. Simple one, very simple one. Okay. Then is powers and functionary, which is a very important concept. 4 powers we have discussed in detail. If someone is given a power to appoint, that includes a power which is given ex officio. So he can appoint by his name also. Okay, so for example, Nihar sir, because he is Nihar sir. Secondly, due to his position also, because he is the director of intern. Okay, so power to appoint can be by name also and by virtue of office also, due to position also, and that is known as ex officio. And second one is simple one who has the power to appoint and anything else is not given, it is silent, then he only has the power to suspend or dismiss. Okay, so central government is given a power to appoint inspector. If the inspector does not work properly, they have the power to remove him from his position. So, okay, so power to appoint include power to appoint ex officio, and power to appoint include power to suspend or dismiss. Third one, law related to a chief or superior. Chief or superior means a higher authority, shall apply to deputies or subordinates. The law which is applicable to higher authority is also applicable to lower authority. For example, the rules made for inspector will also apply to sub-inspector also. Okay, and fourth one, a power to issue include a power to add, amend, vary or resign notification, order, rule or bylaw. So power to issue, for example, notification issue, power is given to central government. Now if they want to withdraw the notification or make some change, add something, remove something, that power also vests with central government. So one who is given the power to issue also has the power to cancel, vary, amend or change. Okay, so these are the powers and functionaries, very important, go through it quickly.
Done? Service by post, very important section. We remember it with the section 27. 3 conditions. Properly address must be there. Pre-paying, all the stamping charges must be paid, and in fact it must be posted by registered post. Then only the service will be effective, and service is effective when it is actually delivered in ordinary course of post. Okay, we have delivered on the correct address, but the person has changed his residence. That is his problem. The service is considered to be effective. That was decided in the case of Jagdish Singh versus Nathu Singh, where the notice was given to landlord, but the tenant received it and he returned it. There is a presumption the notice has been served. Okay, and delivered is important. Coming to knowledge is not important. Okay, and here if the company law rule, as I told you, requires RPAD, registered post acknowledgement due, and if we do RP, it is not allowed. Okay, then it will not be considered to be effective, because specifically it is written RPAD. Then we need to do registered post acknowledgement due. Okay, 3 conditions you need to remember: properly addressing, prepaying, posting. Go through it quickly. And the last heading, which is your favorite one, is an offense. So where, see, offense is one, but that is punishable under 2 or more acts. Then the offender will be punished under either or any of those enactments. The rule is, he shall not be punished twice for the same offense. So offense is once, then punishment must also be once. But very important, the offense must be same. If there are 2 different offenses, then he can be punished under 2 acts. Okay. So if the offense is same, single, then only punishment will be given under single, and this provision will apply. And also I told you, prosecution can be done under more than 1 act. So he can be prosecuted under 2 different acts, but punishment will be given under only 1 act. Which act? That will be decided by court. Okay. So that is the concept of offense. Go through it once. Done? Clear? Hopefully you are clear with the GCA. Do refer the important points from module which we have ticked. This was a quick revision of GCA. You can finish it quickly in 1 or 2 hours. Okay? Thank you. And all the best for your exams. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.